बायोलॉजी में हमारा बिंदु जो चल रहा है वो चल रहा है मानव में पाचन। ये पूरा चैप्टर जो है वो उसके प्रत्येक वीडियो को एक एक बिंदु के हिसाब से बनाया गया है। आप पूरे पाठ को पढ़ने के लिए एक एक करके वीडियो को देखते जाएं और आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ जाएगा। किसी भी प्रकार की सभी वीडियो में किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप उस संबंधित वीडियो से, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसमें जो आपको समस्या दिखती है उसके ही अंदर आप कमेंट लिखें, कमेंट करें और उसमें जो आपको समस्या है उसके बारे में आप विस्तार से बताएं, फिर मैं उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा कौन सा बिंदु चल रहा था? सबसे पहले हमने कौन सा किया था, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने जो किया था वो किया था मुख द्वार। दूसरा जो बिंदु हमने हल की था वो किया था मुख गुहा। तीसरा जो था वो ग्रसनी। चौथा अमाशय। पांचवा छोटी आंत या क्षुद्रांत्र। और अब आता है छठा बड़ी आंत या बृहदांत्र। मुख द्वार के बारे में पढ़ चुके हैं, मुख गुहा के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रसनी के बारे में हमने पढ़ लिया, अमाशय के बारे में हमने पढ़ लिया, छोटी आंत के बारे में हमने लास्ट जो बिंदु था, लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था। चित्र बनाया था इसका, किसका? लंबवत काट का। आपको याद होगा कल हमने बात की थी किसकी? क्षुद्रांत के लंबवत काट की। किसकी? लंबवत काट की। मैंने बताया था लंबवत काट किस प्रकार से देखी जाती है, किस प्रकार से उसका डिसेक्शन किया जाता है, किसी प्रकार से उसको काटा जाता है, उसके बारे में हमने कल में बात की थी। उसके चित्र को हमने देखा था, प्रत्येक भाग का हमने नामांकित चित्र बनाया, प्रत्येक को स्थान दर्शाया कि कौन से भाग को क्या कहा जाता है। आज हमारा जो बिंदु आने वाला है वो है बड़ी आंत। किसके बारे में बात करेंगे हम? बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे, जिसे बृहदांत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में लिखिए। आप नोटबुक और कलम लेकर बैठेगा और साथ में आप लिखोगे, लिखने के बाद ही आपको आधी बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो समझाने की बात होती है वो मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, उसको समझाने का प्रयास करता हूं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार यदि लिखने का प्रयास करोगे, आप उन शब्दों को लिखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। आप लिखिए, इसकी लंबाई कम परंतु इसका व्यास इसकी लंबाई कम परंतु इसका व्यास 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। एवं
इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। यह 3 भागों में विभेदित होती है। नंबर 1 शुरू में बताया था मैंने आपको, सीकम। नंबर 2 कॉलन, और नंबर 3 है रेक्टम। 3 भाग हो गए। 3 भागों में क्या बड़ी आंत क्या बटी होती है? बड़ी आंत बटी होती है या बृहदांत्र बटी होती है? कौन कौन सा है? सीकम, कॉलन और रेक्टम। बृहदांत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर, और इसकी चौड़ाई लगभग जो होती है, इसका व्यास जो होता है वो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। ये अत्यधिक मोटी पाई जाती है। पहला लिखिए सीकम। पहला लिखिए सीकम। लिखिए इसमें छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र की संधि पर एक बंद कोश होता है। छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र की संधि पर एक बंद कोश होता है, जिसे सीकम कहते हैं। जिसे सीकम कहते हैं। सीकम के एक सिरे से सीकम के एक सिरे से 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा एक प्रवर्ध निकला होता है। जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। नाम आपने सुना होगा अपेंडिक्स का। कहाँ होता है? पेट में होती है। ये एक हड्डी पाई जाती है मानव शरीर के अंदर। जब उस हड्डी की क्या बढ़ जाती है? लंबाई बढ़ जाती है, तो वो क्या कह देते हैं? उसको हम अपेंडिक्स कह देते हैं। वो जो बाहर निकली हुई संरचना है वो पेट के अंदर तकलीफ देने लगती है, दर्द होने लगता है, इसलिए
हमने उसको नाम क्या दिया, उसको क्या दे रखा है, अपेंडिक्स नाम दे रखा है, लेकिन असल में है क्या, वो हड्डी है, एक बड़ी हुई हड्डी है, जिसे क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। कहाँ, सीकम, छोटी आंत्र में बड़ी आंत्र की संधि पर एक बंद कोश होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम सीकम कहते हैं। सीकम के एक सिरे से 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा एक प्रवर्ध निकला रहता है। क्या निकला रहता है, प्रवर्ध निकला रहता है या उभार निकला रहता है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है, बड़ी आंत्र में। सीधा प्रश्न आ सकता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स मानव शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, बड़ी आंत्र में या बृहदांत्र में। लेकिन बड़ी आंत्र और बृहदांत्र के साथ साथ यदि हमें क्वेश्चन प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, सीकम भी दे रखा है। मान लो 4 एवं दे दिए उसने, कितने दे दिए, 4 दे दिए। ए दे दिया उसने बृहदांत्र, बे दे दिया छोटी आंत्र, से दे दिया अमाशय और दे दिया सीकम। क्या पूछ रहा है वो, कि मानव शरीर के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। यदि सीकम नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, बृहदांत्र, और यदि सीकम दे दिया तो आंसर क्या होगा हमारा, सीकम होगा। वैसे कहाँ पाई जा रही है, बृहदांत्र के अंदर। कहाँ पाई जा रही है, बृहदांत्र। बृहदांत्र का जो भाग है कौन सा, सीकम। 3 भागों में विभाजित किया गया है बृहदांत्र को, पहला है सीकम, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रेक्टम। तो सीकम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सीकम में। यदि सीकम नहीं दिया हुआ है तो कहाँ लिखेंगे उसका आंसर, हम बृहदांत्र लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बृहदांत्र लिखेंगे। अपेंडिक्स कहा जाता है आगे लिखिए, इससे आगे मनुष्य में, आगे लिखिए मनुष्य में यह अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इलियम के बड़ी आंत्र में, इलियम के बड़ी आंत्र में इलियम के बड़ी आंत्र में खुलने वाले द्वार पर एक इलियोसीकम वाल्व पाया जाता है, जो भोजन को सीकम से वापस इलियम में जाने से रोकता है। देखिए मनुष्य में यह कैसे रूप में पाया जाता है, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इलियम के बड़ी आंत्र में खुलने वाले द्वार पर एक इलियोसीकम वाल्व पाया जाता है, जो भोजन को सीकम से वापस इलियम में जाने से रोकता है। अवशेषी का मतलब क्या होता है, अवशेषी का मतलब होता है
अवशेष। अवशेष का मतलब कि मानव शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति तो उनके पूर्वजों के अनुसार हो जाती है, लेकिन मानव शरीर में उन अंगों का कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए वो अंग केवल अवशेष के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए आप कि मानव में अवशेषीय अंग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि पहले मानव के अंदर पूंछ पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? पूंछ पाई जाती थी। हमारे जो पूर्वज माने जाते हैं वो माने जाते हैं होमो सेपियन। कौन है ये? बंदर। किसका नाम है? बंदर का नाम है, जिसकी जो संरचना है वो लगभग कैसी होती है? मानव के जैसी ही होती है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, पर्यावरण बदलता गया, धीरे धीरे मानव का विकास होता गया और विकास होता गया कि जिन आवश्यक अंगों की ज्यादा से ज्यादा जो अंग काम आते थे वो उपयोग में ऐसे कैसे बने रह गए और जिनका उपयोग नहीं था वो केवल अवशेष के रूप में बनकर रह गए। तो रीढ़ की हड्डी जो है, पीछे रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें आज भी वो पूंछ का जो अवशेषी अंग है वो दिखाई देता है। इसी प्रकार से किसकी बात कर रहे थे हम? अपेंडिक्स की बात कर रहे थे। तो ये भी अवशेष के रूप में पाया जाता है। आपने सर्प देखा होगा, तो सर्प के अंदर पहले पैर पाए जाते थे। क्यों विलुप्त हो गए? जब सर्प जो है बिल के अंदर प्रवेश करता था तो वो पैर जो है वो उसमें बाधा उत्पन्न करते थे, वो जल्दी से अंदर घुसने में क्या था? समर्थ नहीं था। धीरे धीरे उसने उन पैरों का उपयोग कम किया। जैसे जैसे वो उपयोग कम हुआ, जब वो काम में नहीं आते थे तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता गया और सर्प के जो पैर थे वो विलुप्त हो गए, लेकिन उनका अवशेष आज भी उनके अंदर पाया जाता है। तो ये अवशेषीय अंग कहलाते हैं। दूसरा लिखिए अब कॉलन। दूसरा लिखेंगे हम कॉलन। लिखिए इसमें यह है लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। इसमें चार खंड विभेदित होते हैं। इसमें चार खंड विभेदित होते हैं। किसमें? कॉलम में। कौन कौन सा है? ए लिखिए आरोही, बी है अवरोही, सी है अनुप्रस्थ, और डी है सिग्मोइड।
कॉलन को, यह लगभग कितना होता है 1.3 मीटर लंबा होता है। इसके 4 खंड विभेदित होते हैं। कौन कौन सा? आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्मोइड। कॉलन की दीवार छोटी छोटी थैलियों के रूप में उभरी रहती हैं। इन उभारों को हॉस्ट्रा कहते हैं। हॉस्ट्रा पेशी रज्जुओं के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इन रज्जुओं को सम्मिलित रूप से टीनी कहा जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना ये? वापस देखिए आप, कॉलन यह लगभग कितना होता है 1.3 मीटर लंबा होता है। इसमें 4 खंड पाए जाते हैं, या इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है, या इसको 4 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्मोइड। आगे देखिए, कॉलन की दीवार छोटी छोटी थैलियों के रूप में उभरी हुई रहती है। इन उभारों को हॉस्ट्रा कहा जाता है। हॉस्ट्रा कहा जाता है या कहते हैं। हॉस्ट्रा पेशी रज्जुओं के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इन रज्जुओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? टीनी कहा जाता है। ये हमारा कॉलन हो गया। अब अंत में हमारा तीसरा आता है रेक्टम। कौन सा आता है? रेक्टम आता है। या इसको हम मला से भी कहते हैं, या इसको हम गुदा भी कह सकते हैं। लिखिए तीसरा, लिखिए, यह 18 से 20 सेंटीमीटर, यह 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। लंबा भाग होता है। यह गुदाद्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। शरीर से बाहर खुलता है।
मलाशय का अंतिम भाग मलाशय का अंतिम भाग 2.5 से 3 सेंटीमीटर भाग गुदीय नाल कहलाता है। गुदीय नाल कहलाता है। वापस देख लीजिए, यह 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मलाशय का अंतिम भाग 2.5 से 3 सेंटीमीटर का गुदीय नाल कहलाता है। गुदा का नियंत्रण एक संकोचक पेशी द्वारा जुड़ी होती है। गुदा का नियंत्रण एक संकोचक पेशी द्वारा जुड़ी होती है। गुदा का नियंत्रण किससे जुड़ा होता है? संकोचक पेशी के द्वारा जुड़ा होता है। गुदा का नियंत्रण एक संकोचक पेशी द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। मलाशय या रेक्टम यह 1820 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। यह गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मलाशय का अंतिम भाग 2.5 से 3 सेंटीमीटर भाग गुदीय नाल कहलाती है या कहलाता है। गुदा का नियंत्रण एक संकोचक पेशी द्वारा जुड़ा होता है। यह हमारा तीसरा बिंदु पूर्ण हुआ। आज हमारा आहार नाल का जो बिंदु चल रहा था अब तक वो संपूर्ण हो गया। उसके अंदर हमने किस किस को पढ़ लिया? वापस लास्ट मुख द्वार को हमने पढ़ लिया, मुख गुहा को हमने पढ़ लिया, ग्रैसनी को हमने पढ़ लिया, आमाशय को हमने पढ़ लिया, छोटी आंत को पढ़ लिया, बड़ी आंत को भी पढ़ लिया और अंतिम भाग जिसके बारे में बात करते हैं रेक्टम या मलाशय, उसको भी अब हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार से हमारा आहार नाल का जो बिंदु है वो क्या हो गया? संपूर्ण हो गया। अब इससे अगले बिंदु के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। इससे संबंधित सहायक ग्रंथ पाचक ग्रंथियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे और जो भी हमारे अगले बिंदु आएंगे उनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज इतना ही रहेगा बस। आप प्रत्येक क्लास को लेते रहें, प्रत्येक वीडियो को देखते रहें। सभी वीडियो में पूरे चैप्टर के बारे में बताया गया है। प्रत्येक बिंदु को अलग अलग स्पष्ट रूप से समझाया गया है। फिर भी कोई समस्या